बहू हूं, कोई कठपुतली नहीं। रिया, जरा इधर आना, सुमित्रा जी ने आवाज लगाई। रिया रसोई में सब्जी बना रही थी, उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसीलिए गैस ही बंद करके आ गई। जी मम्मी जी, कहिए, रिया ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, जरा उसे ढूंढ दो, सुमित्रा जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तो रिया कमरे में गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग की दोनों साइड टेबल में देखा, रुमाल के नीचे तलाशा, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा अच्छा, याद आया, मेरे पर्स में होगी, तुम जाओ अपना काम करो। रिया को 15 मिनट हो चुके थे। वो रसोई में गई और फिर से गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी सुमित्रा जी आ गई। मेरा तो खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतजार कर रही हैं। तो रिया ने कहा, मम्मी जी, अभी सब्जी बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। ओहो, तुम भी कितने धीरे धीरे से काम करती हो, अभी तक भी सब्जी नहीं बनी? इतनी देर से क्या कर रही थी? सुमित्रा जी ने गुस्से में बोला। रिया की जुबान नहीं खुली। अभी 3 ही महीने शादी को हुए थे, एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक रिया के ससुर भी आ चुके थे। उनका खाना लगाया और तभी विकास ने घंटी बजाई। बहू, दरवाजा तो खोल दो। रिया ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए, फिर दरवाजा खोलने गई। सोफे पर ही ननद रिंकी बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाजा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, रिया, तुम्हारे ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। रिया चुप रही और रोटी बनाने लगी। विकास ने कपड़े बदले और वो भी खाना खाकर कमरे में चला आया। रिया को रसोई समेटने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो विकास चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेला बैठा इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हुई हो? रिया को विकास का चिल्लाना कांटों के समान लग रहा था। सुबह रिंकी कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी, मेरा टॉप आपने प्रेस नहीं किया, आपको रात को कहा था, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। नाश्ता बनाने में व्यस्त रिया कुछ कहती, इससे पहले ही रिंकी बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी, आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। रिया के इतना कहते ही रिंकी गुस्सा हो गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, भाभी को समझा लो, वो मुझसे कितने सवाल करती है। मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना है ना, और वो अभी तक भी नहीं बना है। सुमित्रा जी का भी पारा चढ़ गया। बहू, तुम्हें रिंकी के जीवन में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। वो कितने भी बजे कहीं भी जाएगी, उसकी अपनी मर्जी है। रिया ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वो उस पर ही चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है। वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता बचपन में दुर्घटना में चले गए थे। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे और सारा ही दोष उसी का बताते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी, सहम जाती थी। यही आदत उसकी यहाँ पर भी है। सोचा था कि शादी के बाद तो सुख मिलेगा, पर विकास भी गुस्सैल स्वभाव के हैं। उसकी गलती हो या ना हो, डांट देते हैं। रिया की चाची की बेटी आराध्या ही थी जो उसको समझती थी। वो हर बात में रिया का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का आराध्या भी विरोध करती थी, पर उसे डांटकर चुप करा दिया जाता था। रिया ने आराध्या को फोन किया। आराध्या, आज भी मुझे डांट पड़ी,
समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। ना मायके में सुख मिला, ना ही ससुराल में सुख मिला। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई मेरी बात सुनता और समझता ही नहीं है। ये कहकर रिया सुबकने लगी। रिया दीदी, तुम इसी तरह से कब तक रोती रहोगी? जवाब देना सीखो। इस तरह तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद आपको अच्छा मिलेगा, पर रिया दीदी, अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपनी किस्मत संवारनी होगी, गलत का विरोध करना होगा। लेकिन आराध्या, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे तो बोला भी नहीं जाता है। रिया रोते हुए बोली। रिया दीदी, पहले तो आप रोना बंद करो, बड़ों का सम्मान करो, पर गलत का भी तो विरोध करो। हर किसी की आवाज पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो। पहले जो काम हाथ में है आप उसे निपटाओ और फिर जाओ। आराध्या की बात सुनकर रिया को बहुत तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और फिर वो सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में रिया काम कर रही थी तो उसकी सास ने फिर से उसे आवाज लगाई, पर रिया अपना काम करती रही। दनदनाती हुई सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं रिंकी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी, रिया बोली। तो सास ने कहा, रिंकी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है ना, अभी तो 7 ही बजे हैं, और इतनी जल्दी क्या है तुम्हें नाश्ता बनाने की? बाद में बना लेती। चलो पहले मेरे कमरे में आओ और मुझे वो नीली वाली साड़ी निकाल कर दे दो। मम्मी जी, कल रिंकी दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे कॉलेज चली गई थी, और आज क्या पता वो 7 बजे ही चली जाए। तो साड़ी मैं बाद में ढूंढ लूंगी, अभी पहले नाश्ता जरूरी है। रिया का ये जवाब सुनकर रिया की सास एकदम से चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया? मुझे शाम को दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, रिंकी ने टीवी देखते हुए रिया से कहा। तो रिया ने कहा, रिंकी दीदी, आप खुद भी तो प्रेस कर सकते हो ना? तुम देख नहीं रही हो कि मुझे रसोई में काम है, और वैसे भी तो आप टीवी ही तो देख रही हो। आप अपने काम खुद कर लिया कीजिए, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। रिया के जवाब के आगे रिंकी बहुत हैरान हो गई और उसकी बोलती भी बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम रिया को बताना ही छोड़ दिया। रात को रिया ने सबके लिए रोटी बनाकर सारी रोटियां कैसरोल में रख दी और वो खुद अपने कमरे में चली गई। उसे इस वक्त कमरे में देखकर विकास को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज रिया इतनी जल्दी कमरे में कैसे आ गई। उसने रिया से कहा, रिया, आज खाना नहीं बनाना क्या? तो रिया ने कहा कि खाना मैंने बनाकर रख दिया है, जिसको खाना है वो लेकर खा लेगा। विकास, अब गरम रोटियां सेकने के चक्कर में मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय अब रसोई के कामों में ही लगी रहूंगी? रिया का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर और रिया की इस तरह की बातें सुनकर विकास हैरान हो गया और झेप गया। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था रिया को देने के लिए। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ गई थी। अब रिया सबकी आवाज पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रह गई थी। एक दिन शाम के वक्त जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सभी का ध्यान रिया पर गया कि अब रिया जाएगी और दरवाजा खोलेगी, लेकिन रिया अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती। सब कहते रहे,
पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। अब सबको समझ आ गया था कि अब रिया के रंग ढंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज धीमी हो गई थी। रिया घर की सभी जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाती थी, पर वो अपने तरीके से निभाती थी। पूरा घर रिया ने अच्छे से संभाल कर रखा था ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। वो घर के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, इसीलिए कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था। उस दिन आराध्या ने उसे हिम्मत दी थी, तभी तो आज रिया इतना बड़ा कदम उठा पाई थी। अब रिया मन ही मन सोच रही थी कि चुपचाप सहने वालों को सभी सुनाते हैं, क्योंकि वो सुनती है। जवाब देने लगो तो सब कहना सुनना छोड़ देते हैं। हम गलती करें तो हमें डांट भी खानी चाहिए, पर बिना गलती के अगर हमें बातें सुनाई जाएं और हमें हर समय दबाया जाए तो ऐसे में तो हमें बोलना ही चाहिए ना। तो दोस्तों, कुछ घरों में नहीं बल्कि अधिकतर घरों में सचमुच में ऐसा होता है कि बहुओं को कठपुतली के समान नचाया जाता है। हर काम के लिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, उसे दौड़ाया जाता है और डांट कर फटकारा भी जाता है, चाहे गलती हो या ना हो। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं है जो आपके इशारों पर वो नाचती रहेगी। उसकी अपनी भी तो कोई मर्जी होती है ना। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।